दुनिया भर में तमाम खबरें तैर रही हैं, लेकिन वो दो खबर जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं वो है पहला सोना और दूसरा है मिडिल ईस्ट। तो आज हम लोग मिडिल ईस्ट पर बात करेंगे। मिडिल ईस्ट में क्या घटनाक्रम हो रही हैं, आयतुल्ला अली खामनेई का क्या धमकी आया है, क्या पलटवार आया है, ट्रंप क्या कह रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की जो शिप पहुंचे हुए हैं वॉरशिप वो अभी कहां पर मौजूद हैं, या फिर उनकी क्या कार्रवाई होगी आगे चल करके, क्या वापस हो जाएंगे या फिर ईरान की ओर बढ़ करके ईरान पर हमला करेंगे, और क्या आयतुल्ला अली खामनेई के बयान का क्या मायने निकल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया आयतुल्ला अली खामनेई ने, ट्रंप को सीधे सीधे चेता दिया है कि अगर ईरान पर अगर हमला होता है तो ईरान भी उसका जवाब देगा और ये जवाब रीजनल वॉर में तब्दील हो जाएगी। तो इन्हीं सभी मामलों को लेकर के हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार शरद कोहली जी जुड़े हुए हैं। आज इस पर चर्चा करेंगे। तो सर जी ये बताइए कि पहला तो आयतुल्ला अली खामनेई का चेतावनी जो है ये क्या मायने निकलता है, क्योंकि जिस तरीके से उनका बयान आया, क्योंकि पहले कुछ दिनों से तो वो गायब चल रहे थे, खबरें ऐसी थी कि बंकर में छुपे हुए हैं, लेकिन फिर खबरें शनिवार को आते हैं और खुमैनी साहब के कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ते हैं और वहीं से वो बयान निकल के आता है कि वो 47वां वर्षगांठ मनाएंगे। साथ ही ये भी बयान आता है नेक्स्ट दिन कि वो ट्रंप का जवाब देने के लिए तैयार है, उनकी सेना तैयार है। बिल्कुल, देखिए, पहले इसका हल्का सा अभी क्या सिचुएशन है वो समझ लेते हैं, क्योंकि सब लोग अपने आप को खबरों से इतना अपडेट नहीं रख पाते हैं। इस समय सिचुएशन ये है कि अमेरिका के शिप्स, वॉर शिप्स मिडिल ईस्ट में पहुंच चुके हैं, और जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, मैं कुछ एक का नाम ले लेता हूं, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, जॉर्डन है, कतर है, ये सारे देशों में शायद सब लोग, मुझे इनमें से बहुत सारी जगह जाने का मौका मिला है और मैं उन साइट्स पे भी गया हूँ। इन जगहों पर अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं। आज से नहीं, हज़ारों सैनिक यहाँ पर रहते हैं, बाकायदा बाउंड्री वॉल है, वहाँ अंदर पूरा एक, समझ लीजिए कि इन देशों के अंदर एक मिनी अमेरिका है जहाँ उनकी मिलिट्री रहती है। अब सवाल ये उठता है क्यों बनाए हुए थे। अमेरिका को लगता था कि भाई हम अटलांटिक के बहुत दूर हैं, क्योंकि इन देशों से अमेरिका, आप देखेंगे बीच में अटलांटिक महासागर है और उसके उस पार अमेरिका है। उनको लगता था कि कल के अगर हमको हमला करना पड़ा या हमारे ऊपर हमला हुआ तो हमला वहाँ से बैठ के कैसे करेंगे। अब तो खैर मिसाइल्स बन गई हैं, पर अब वहाँ से अगर हज़ारों किलोमीटर की मिसाइल चलाएंगे, हालांकि एक्यूरेट होती है पर कितना नुकसान होता है, तो उन्होंने यहाँ पर बेस बना लिया था कि हम हमला यहीं से। और ये छोटे छोटे देश हैं, और मैं आपको बताऊँ, ये देश किसी ज़माने में अमेरिका के मोहताज होते थे। अमेरिका इनको एड देता था, अमेरिका इनकी मदद करता था, तो बदले में कहते थे ठीक है बना लीजिए। अब हुआ क्या कि ईरान शिया मेजॉरिटी है वहाँ पर, बाकी के जो खाड़ी के देश हैं उसमें सुन्नी आबादी ज़्यादा है। और आपको पता होगा, हमारे मुस्लिम भाई भी जानते होंगे कि शिया सुन्नी आपस में वैसे तो इतना नहीं घुलते मिलते हैं, पर इस मुद्दे पर शिया सुन्नी एक होने को तैयार हैं। यानी कि सभी जो मुस्लिम भाई हैं वो सब एक साथ आने को तैयार हैं। अब जैसे ही ट्रंप साहब ने कहा भाई हमने इतने दिन से बेस रखे हुए हैं, आज वो समय आ गया है कि हमें उन बेसिस की ज़रूरत है कि हमें ईरान पर अटैक करना है। क्यों ईरान पर अटैक करना है? कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को, अमेरिका के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहा है। लोग सोच रहे होंगे भाई प्रॉब्लम क्या है ट्रंप को ईरान से। बिल्कुल, खमीनाई साहब से प्रॉब्लम क्या है? अमेरिका को ये लगता है या नहीं है, ये तो समय बताएगा कि ईरान जो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है वो केवल और केवल हमारे ऊपर हमला करने के लिए डेवलप कर रहा है। तो उन्होंने कहा इससे पहले कि वो न्यूक्लियर वेपन पूरी तरह से तैयार हो जाए, हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपको याद होगा पिछले साल भी जून में अमेरिका ने वहाँ पर अपने बम्बार्डियर से हमला किया था। अब ये सिचुएशन बन गई तो अमेरिका ने एक अब्राहम लिंकन नाम का उनका शिप है, उस शिप को यहाँ पर डॉक कर दिया है। अब जब उन्होंने सारी तैयारी कर ली तो ट्रंप साहब के सामने एक दिक्कत आ गई, जो आपने जिसका हल्का सा जिक्र किया। उन मुस्लिम देशों ने कहा हम तो नहीं करने देंगे जी हमला। हमारे यहाँ से हमारे ही एक मुस्लिम भाई पर, दो तीन कारण थे। एक तो ये था कि हमारे ही एक मुस्लिम भाई पर, हमारे मुस्लिम भाई देश पर हमला हो, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, जैसे यूएई का लेता हूँ, यूनाइटेड, यहाँ पर भी मिलिट्री बेस है, आबू धाबी के पास है। ये देश शांति प्रिय देश हैं, ये प्रगतिशील देश हैं। अब आप सोचिए कि अगर यूएई के धरती पर से ईरान पर हमला होता है तो यूएई अपनी ज़मीन को प्रॉपर्टी के मामले में, दुबई में आपने सुना होगा लोग प्रॉपर्टीज लेते हैं, और टूरिज्म के मामले में, क्योंकि तेल अब इनमें समाप्त होता जा रहा है और तेल अब वो बात नहीं रहेगी जो तेल में पहले थी। तो ये चाह रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ऑल्टरनेट चीज़ पे, तो ना तो टूरिज्म आएगा ना ही वहाँ कोई प्रॉपर्टी लेगा। जिस देश में लड़ाई चल रही हो वहाँ कौन जाके प्रॉपर्टी लेगा।
तो इनको ये चिंता हो गई भाई हमारी तो अर्थव्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी, अमेरिका तो अपना काम कर लेगा जो करना है, पर यहाँ आएगा कौन कल को, ना कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा ना यहाँ कोई घूमने आएगा। तो इस वजह से इन्होंने मना कर दिया कि हम तो अपने देश से, आपका भले ही मिलिट्री बेस होगा आप यहाँ रखिए, पर हम हमला नहीं करने देंगे। अब आप सोचिए कि कितने साल से ये सैनिक वहाँ पल रहे थे, रखे हुए थे कि भाई इस दिन के लिए, जब वो दिन आया तो इन्होंने मना कर दिया। तो अब ट्रंप साहब के सामने समस्या ये आ गई कि भाई कैसे हमला किया जाए, कि हम खुद ही करें, यहाँ अमेरिका से ही मिसाइल चलाएं, या इनमें से किसी देश को मनाएं, या सीधा हवाई जहाज वहाँ से लाएं और ऊपर से जैसा जून में उन्होंने किया था। तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा टेंस हो गई है। ट्रंप साहब मन बना चुके थे हमले का, इधर इन देशों ने अपनी ज़मीन को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। अब बड़ी कैच 22 अंग्रेजी में बोलते हैं, वो सिचुएशन खड़ी हो गई है कि भाई क्या किया जाए। तो मुझे लग रहा है कि सिचुएशन उधर से खामिनाई साहब ने क्या कहा, जब उनको पता लगा कि ये मुस्लिम देश अपनी धरती इस्तेमाल नहीं करने दे रहे, तो बंकर से बाहर आ गए वो, और उन्होंने कहा कि अब तो हमारे ऊपर कुछ करके देखो। उन्होंने अपनी मिसाइल डिस्प्ले करनी शुरू कर दी। एक उन्होंने सीक्रेट ये भी पता लगा, हालांकि अनकन्फर्म रिपोर्ट है, कि एक न्यूक्लियर सिटी उन्होंने कहीं पर मीडिया में डाली किसी प्लेटफॉर्म पर कि हमारी एक न्यूक्लियर सिटी है और देखो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब ये तकरार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है, और मुझे लग रहा है इस समय ट्रंप साहब ना आगे जाने लायक हैं ना पीछे जाने लायक है। आगे जाते हैं तो उन देशों की धरती नहीं मिल रही अटैक करने के लिए, पीछे जाते हैं तो अपनी उनकी साख उस पे है कि भाई इतनी आगे आए, इतनी दूर, बहुत दूर है ईरान अमेरिका से, इतनी आगे आए भी और हमला नहीं किया। तो मुझे और दूसरी तरफ एक और डेवलपमेंट आनंद क्या हुई है कि जब इन्होंने हमला करने की पहली बार बात करी थी, कुछ दिन पहले की बात है, तो रशिया खड़ा हो गया था, बिल्कुल सावधान, ये हिमाकत मत करिएगा, रशिया ने साफ कह दिया। अब आपको बात बताऊं, मुझे लगता है ट्रंप साहब, पुतिन साहब, हालांकि रशिया की अर्थव्यवस्था मात्र $2 ट्रिलियन की है, बिल्कुल, अमेरिका की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की है, परंतु सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हेड्स रशिया के पास है, 6000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर हेड। और जब जब ट्रंप साहब ज़ेलेंस्की और रशिया के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, तो वो रशिया की वकालत करते हैं। पीछे से भले ही कहेंगे तुम रशियन ऑयल मत लो, तुम रशिया से डील कर रहे हो, हम सैंक्शन लगा देंगे, पर जब वकालत करते हैं ना, तो रशिया की वकालत कि भैया, उन्होंने ज़ेलेंस्की साहब को कहा, मैं देसी भाषा में बता रहा हूँ, अरे तुझे मार के ख़त्म कर देगा, तू कहीं का नहीं रहेगा, तेरे देश का सत्यानाश मार देगा, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, दे दे इसको जब ज़मीन देना है, देसी भाषा में। और ज़ेलेंस्की साहब भाई राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, कैसे वो राजी हो जाए, उनका देश वाले तो उनके पीछे पड़ जाएंगे, तुमने हमारे देश का ही विभाजन कर दिया, देश को बेच दिया वहाँ पर उठा के। तो ये समस्या खड़ी हो गई। तो मुझे लग रहा है ट्रंप साहब के मन में अब दो विचार चल रहे हैं, एक तो कि हमला तो करना है, ईरान को न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय करना है क्योंकि मेरी साख। और एक बात आपको और बताऊं, क्योंकि हम जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है जी, और ट्रंप साहब की अप्रूवल रेटिंग गिर चुकी है, बिल्कुल, जो 50% से ऊपर थी जब ये पिछले साल इलेक्ट होके आए थे, वो अब गिर के कुछ मामलों में तो 30 से भी नीचे आ गई है। तो इनको ये लग रहा है कि ये इलेक्शन अब हार जाएंगे, और अगर इन्होंने ये भी बयान दिया था पीछे कि अगर मैं हार गया तो ये लोग मुझे सेनेट से, जो अमेरिका के पार्लियामेंट का नाम है, ये मुझे इम्पीच कर देंगे, यानी कि मुझे निकाल के बाहर कर देंगे। इनको अंदर से ये डर भी बैठ गया है कि मुझे इम्पीच कर दिया जाएगा। और आपको पता है 2020 का मंजर, जो फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स न्यूज़ 18 के हैं, अगर आप 2020 का कैपिटल हिल का मंजर याद है, जब ये इलेक्शन हार गए थे, तो वो आपने देखा होगा दीवारों पे चढ़ चढ़ के लोग, जो वहाँ की पार्लियामेंट है कैपिटल हिल, उसमें चढ़ के और अंदर घुस गए थे। तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अब समस्या यहाँ पर आके खड़ी हो गई, तो बहुत टेंशन पैदा हो गई है। मुझे लग रहा है टेंशन विश्व के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि खामिनेई साहब ने कह दिया है कि अगर तुमने ये हिमाकत करी, ये हरकत करी, तो ये रीजनल वॉर में तब्दील हो सकती है। और उन्होंने अपनी न्यूक्लियर सिटी जो दिखाई है, और आपको एक बार और बता दूं, एक थर्ड मिसाइल है ईरान के पास, कहते हैं कि वो मिसाइल का वार जो है वो अचूक है, बिल्कुल। और अगर उन्होंने वो मिसाइल, और ये मिसाइल हालांकि अमेरिका तक पहुंच सकती है, नहीं पहुंच सकती, पर ये कह रहे हैं कि मैं आपके बेसिस पे हमला कर दूंगा, यानी कि मेरे यूएई में, और आपको बताऊं यूएई में दुबई से ईरान में एक जगह है, उसको कहते हैं किश, मात्र 20 मिनट की फ्लाइट है दुबई से किश तक की जी। मैं वहाँ गया हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको इतना सटीक बता रहा हूँ, मात्र 20 मिनट की, यानी कि 20 मिनट के अंदर आप दुबई से किश पहुँच। तो यूएई ने कहा भैया हमारे यहाँ से तो ये नहीं होगा, और ईरान ने कह दिया अगर तुम करके देखो, हम तुम्हारे बेसिस पर इन देशों पर हमला कर देंगे। अब ये देश नहीं चाहते कि हमारे यहाँ की शांति भंग हो,
भले ही अमेरिकन बेसिस पे हमला हो, पर बाकी नुकसान भी हो सकता है। मुझे लग रहा है सिचुएशन बहुत टेंस बनी हुई है। और अच्छा, इस जियो पॉलिटिक्स में एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, जो लोग इसको रेगुलरली फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं मेरे प्रोफेशन की वजह से मैं एक अर्थशास्त्री हूँ, तो मेरे लिए आप सोच रहे, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे भाई ये सोना चांदी पे बोलने वाले और ये अर्थशास्त्र पे बोलने वाले ये आज जियो पॉलिटिक्स पे बोल रहे हैं। मुझे मजबूरी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों का भी जानकार बनना पड़ा, क्योंकि आप दोनों चीज़ों को अलग नहीं कर सकते हैं। वैश्विक अर्थशास्त्र को और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग करके देखेंगे तो आपका विश्लेषण गलत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल, आप तो जर्नलिज्म से आते हैं, आप इसको सबसे अच्छा समझेंगे कि कुछ दिन ऐसा लगता है कि लोग सब भूल जाते हैं, ये ईरान, अमेरिका, नॉर्थ कोरिया और ये सारी रशिया, यूक्रेन, फिर एकदम से कुछ दिन बाद क्या होता है, यहाँ पर कुछ हरकत होने लगती है, खबरें आपके टिकर पर खबरें चलने लग जाएंगी। फिर कुछ दिन लगता है क्या लोग सब भूल गए इस बात को, पर हकीकत ये होती है कि एक कुकिंग करते हैं ना एक खाना, तो वहाँ पर एक हम कहते हैं उसको, महिलाएं जो किचन में रहती हैं उसको कहते हैं सिमर। सिमर मतलब आपने गैस को सिम पर कर दिया, तो क्या होता है, गैस तेज होती है तो उबाल एकदम आ जाता है, पर जब सिम होती है ना तो पानी वो धीरे 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 धीरे, तो ये मैटर सिमर हो जाते हैं, ये मैटर ख़त्म नहीं होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विश्व इस समय एक बारूद पर बैठा हुआ है और इतना न्यूक्लियर आर्म्स हैं दुनिया में कि इस दुनिया को कई दफ़े समाप्त किया जा सकता है। और जो लोग क्योंकि मैंने न्यूक्लियर पे बहुत पढ़ा है, न्यूक्लियर एक ऐसा हथियार है जो कि चंद मिनट के अंदर आपको किसी बिल्डिंग को भी गिराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आप घर बैठे बैठे ही लोग समाप्त हो जाएंगे, इतनी हीट निकलती है उसमें से। एक भी न्यूक्लियर वॉर चल गया, और आजकल तो इस न्यूक्लियर शब्द का इस्तेमाल आनंद इतनी फ्रीक्वेंटली हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है, ऐसा लगता है कि आप छोले भटूरे का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल, आप पूड़ी आलू का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा आप न्यूक्लियर की अभी बात कर रहे हैं, तो पूरा मामला तो यही है, इजराइल यही चाहता है कि ईरान के पास परमाणु बम न हो। तो ये जो न्यूक्लियर वार्ता फिर से शुरू करना चाह रहे हैं ट्रंप, तो ये ट्रंप जो है कि पहले जून में तो 12 दिन के युद्ध होते हैं, आपको भी पता है कि अमेरिका हमला करता है, 12 दिन युद्ध चलते हैं, उसके बाद शांत हो जाता है मामला सब कुछ। उसके पहले, जून के पहले ओमान मध्यस्थता कर रहा था और ईरान अमेरिका की परमाणु वार्ता हो रही थी, जो कि असफल रही। उसी वार्ता को फिर से ये शुरू करना चाह रहे हैं ट्रंप, और ये चाह रहे हैं कि इस बार की जो मध्यस्थता करे, तो खबरें ऐसे निकल के सामने आ रही है कि इसकी जो मध्यस्थता है वो तुर्की, मिस्र और कतर ये निभाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे जो देश हैं ये नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो और मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरीके से खामनेई साहब का बयान आया है और ट्रंप का थोड़ा नरमी अभी बरते हैं बयान में, क्योंकि इससे पहले वो बोल रहे थे कि वॉरशिप पहुंच गया है, हम नहीं चाहते हैं कि वो हमला करे। लेकिन उसके बाद अब उनका बयान जो निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है कि ईरान से मेरी बातचीत शुरू हो गई है, जल्द ही उनको मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि जल्द ही मामला जो है कि रफा दफा हो जाएगा। लेकिन इन सभी बात को साइड रख करके मैं एक और जानना चाहता हूँ आपसे कि ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, क्या वो इसे जारी रखेगा या फिर परमाणु वार्ता में तो यही है, JCPOA के तहत उन्होंने 2015 में जब JCPOA तहत आए थे तो इसमें यही था कि भाई परमाणु कार्यक्रम वो चला सकते हैं लेकिन परमाणु बम नहीं बना सकते हैं। लेकिन ट्रंप इस बार की वार्ता में चाह रहे हैं कि ना तो वो परमाणु कार्यक्रम जारी रखें, ना ही मिसाइल बनाएं। साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा कि उनकी जो प्रॉक्सी है मिडिल ईस्ट में, चाहे वो यमन हो, चाहे वो आपका फिलिस्तीन हो, चाहे उसके अलावा हूती हो, हिजबुल्ला हो, हमास हो, बिल्कुल इन सभी जगह पे उनके प्रॉक्सी हैं। तो इन प्रॉक्सियों से जो ताकत मिलती है ईरान को, उनको भी अब समर्थन देने से मना कर रहे हैं। इन वार्ता में ये चीज़ चाह रहे हैं। तो क्या ये जो वार्ता है सफल होगी या फिर जो बातचीत है यहीं पर समाप्त हो जाएगी और हमला होगा? मुझे ये वार्ता कहीं सफल होती नहीं दिख रही है। खामेनेई साहब जब तक हैं वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से वापस नहीं होंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम से वापस हो गए तो ये हमें दबा के अपना यहाँ पर प्रॉक्सी रख देंगे और ईरान पे अप्रत्यक्ष रूप से राज करना शुरू कर देंगे, जो इन्होंने इराक में किया। आप जानते हैं इराक का आजकल कहीं जिक्र भी नहीं आता, इतना बड़ा देश है वो, और सद्दाम हुसैन साहब के समय में बड़ा रुतबा होता था। आज आप इराक का सुनते हैं, आपको शायद लोग भूल ही गए इराक को। इनको ये लग रहा है कि ईरान का भी ये यही हाल करेंगे, इसलिए खामेनेई साहब बिल्कुल भी मानने वाले नहीं हैं। अब खामेनेई साहब अगर मानेंगे नहीं तो ऐसे में अमेरिका क्या करेगा? एक तरफ UAE और सऊदी जैसे देश उनको अपनी धरती नहीं इस्तेमाल करने देंगे, कैसे ट्रंप साहब हमला करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है, जो मैं बात कहने जा रहा था पहले, आनंद वो बीच में रह गई, कि ये अपनी देश की जनता से ध्यान भटकाने के लिए
अच्छा। ये जो उन्होंने वेनेजुएला में किया, और ट्रम्प साहब के बयान को तो मैं क्षमा मांगते हुए कहता हूं, मैं सीरियसली नहीं लेता। अभी कल कह रहे थे कि भारत ने वेनेजुएला से अब ऑयल लेना शुरू कर देगा, भारत सरकार ने उसको मना कर दिया। हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने करीब नहीं तो 30-40 बार ये बोल दिया कि मैंने भारत पाकिस्तान का हमला रुकवाया, भारत सरकार ने उसको नकार दिया, उसको रेटिफाई नहीं किया। तो ट्रम्प साहब, मुझे ऐसा लगता है कई बार मन से भी बात बना के कि मैं मनवा लूंगा, मैं बोल देता हूं, फिर उनसे कह दूंगा हाँ हाँ मैंने बोला था, इस टाइप की वो बात करते हैं। तो मैं ट्रम्प साहब के बयान को, मैंने बताया ना आपको, ट्रम्प मूड इंडेक्स मैंने एक बनाई हुई है ऑफिस में। उनका मूड सुबह दोपहर शाम अगले दिन बिल्कुल बदलता रहता है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जाता है। मैं बिल्कुल उसको सीरियसली ले लेता हूं, पर इस बात को सीरियसली मैं ज़रूर लेता हूं कि वो इस वक्त फंस गए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि हमला करा जाए तो कैसे किया जाए, और अगर नहीं करा जाए तो अपने देश में जो मैं ध्यान भटकाना चाह रहा था उसको मैं किस मुंह से जवाब दूंगा। बिल्कुल। और उनको ये भी नहीं पता है आनंद, जो मुझे जो पता लगा है कि कितने लोग अमेरिका में इस हमले का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आम अमेरिकी इस हमले का समर्थन करना चाहता है। वो अमेरिकियों को ये बताना चाहते हैं, देखो अगर मैंने अटैक नहीं किया ना तो ये न्यूक्लियर बम बनाकर कल को तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगा, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए मैं ये काम करने जा रहा हूँ कि मैं पहले ही उसको जाके मार दूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी खिचड़ी बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुका है। और एक अंग्रेजी में टर्म होता है आनंद, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे मामला अगर पहुंच गया तो ये बहुत ही, और ये विश्व युद्ध की आहट यहाँ पर पहले ही रशिया और नेटो के बीच में, आपको पता है नेटो टूट चुका है। अमेरिका लगभग नेटो से बाहर हो चुका है। और अब यूरोप के देश, जब यूरोप के देश ने भारत के साथ ट्रेड डील करी तो उसका एक कारण ये भी था कि अब अमेरिका को पता ही नहीं अमेरिका किसका दोस्त है। मैंने अपनी नक्शा दुनिया का उठा के देखा आनंद, और उसमें मैं ढूंढ रहा था कि अब कौन सा ऐसा देश है जो अमेरिका का दोस्त है। आप सच पूछें, मुझे एक भी देश ऐसा नहीं मिला जो उसका दोस्त मिले। साउथ कोरिया के साथ उन्होंने सबसे पहले ट्रेड डील करी थी 15% की, सबसे पहले भाग के गया था नॉर्थ कोरिया, उस पर भी उसने 25% ठोक दिया। यूके जो कि उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहता था, सर जैसे आप कहें हम करेंगे। आज यूके को भी समझ आ गया, भैया ये तो कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, बड़ी अटपटी सी बात करते हैं, बेइज्जती कर दी यूके की। एक मॉरिशस के पास यूके का राज था, वहाँ पर आपको पता ही है अंग्रेज़ों का सूरज नहीं ढलता था, कहते हैं। डिएगो गार्शिया करके एक आइलैंड है, बिल्कुल बिल्कुल। वो आइलैंड को यूके अब धीरे धीरे अपना ये राज्य खत्म कर रहा है, कॉलोनियल एरा, अब कहाँ रह गई ये राजा महाराजाओं के, तो उसने वापस मॉरिशस को वो हैंड ओवर करी। ट्रम्प साहब ने कह दिया दे आर बीइंग स्टूपिड, बिल्कुल कि इसको क्या जरूरत थी वापस करने की। तो इस प्रकार के वो बयान देते हैं, तो दोस्ती किससे रखेंगे, कोई दोस्त नहीं रहा है आनंद। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि ट्रम्प के बाद हम अगर बात करना चाहेंगे तो यूरोपीय संघ की, क्योंकि यूरोपीय संघ जो है कि ईरान पर तो लगातार नकेल कस रहे हैं। अब क्या हुआ है कि जो आयतुल्लाह अली खामनेई के नेतृत्व में IRGC, उसको यूरोपीय संघ ने आतंकी घोषित कर दिया। इसके बाद आयतुल्लाह अली खामनेई का बयान आता है, वो भी इसका पलटवार करते हुए कहते हैं कि यूरोपीय संघ के जितनी भी फोर्सेस हैं वो भी आतंकी संगठन हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या ट्रम्प के बाद यूरोपीय संघ भी इस तरीके के दबाव बना रहे हैं? क्या ईरान पर हमला जब होगा, अमेरिका इजराइल तो साथ में रहेगा ही, क्या यूरोपीय संघ भी आकर के हमला करेगा ईरान पर? देखिए, इजराइल अमेरिका का इस समय प्रॉक्सी है, आप जानते हैं। अगर अमेरिका ने हमला किया, मुझे लग रहा है पहला हमला वो इजराइल से करवाएगा कि पहले आप जाके हमला करो। अब सिचुएशन यहाँ से बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई है। एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय संघ के अब रिश्ते वैसे नहीं है जैसे पहले थे, दूसरी तरफ से IRGC को यूरोपियन संघ ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। तो ऐसे में अगर अमेरिका हमला करता है या इजराइल हमला करता है, मुझे नहीं लगता इस समय आनंद कि यूरोप उसका साथ देगा। एक रिमार्क देना, कमेंट करना अलग बात है, पर फिजिकली उस युद्ध में पार्टिसिपेट करना अलग बात है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि इसका वजह है क्योंकि ईरान से यूरोप बहुत नज़दीक है। और आपको जिस मिसाइल की मैंने बात की थी ना, थार्ड मिसाइल की, ये थार्ड मिसाइल यूरोप, अमेरिका पहुंच सकती है नहीं पहुंच सकती, ये तो एक प्रश्न चिन्ह है क्योंकि बहुत दूर है। परंतु यूरोप ईरान से बहुत दूर नहीं है, इसलिए यूरोप तक वो मिसाइल की रेंज है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता, भले ही यूरोप ने IRGC को आतंकवादी कह दिया, मुझे नहीं लगता कि यूरोपीय संघ इसमें अमेरिका का साथ देगा। इनके रिश्ते अब खटाई में पड़ चुके हैं। यूरोप को समझ आ गया कि भैया ये हमारा साथ देने वाले नहीं है, ये तो हमारे ही पीछे आके छुरा भोंकने वाले। ग्रीनलैंड को लेके मामला आपको पता ही है क्या हुआ है, वो सारा वाकया हम दोबारा नहीं दोहराते। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यूरोप साथ देगा। बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन और है, ये भारत से जुड़ा हुआ अहम है, क्योंकि भारत जो है कि 2000
26 और 27 का बजट पेश हुआ है। केंद्रीय बजट में ईरान के जो चाबहार पोर्ट है उसके लिए कोई भी ऐसा नया फंड जारी नहीं किया गया है। तो इसको लेकर के राजनीतिक मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो अभी चल रहे हैं मामले, उसको लेकर के ये शायद रुक गया है क्या, क्योंकि ट्रंप और खामनेई साहब में जिस तरीके से तकरार चल रहा है, तो क्या ये लगता है कि इसके कारण से, या फिर उस पर अब नया जो फंड है वो जारी नहीं करना चाहता है, क्या यहीं पर सीमित रह जाएगा? देखिए, अंग्रेजी में एक शब्द होता है, उसको कहते हैं क्रॉस फायर। क्रॉस फायर का मतलब होता है कि दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, अब जो बीच में छुड़ाने आया उसको भी एक थप्पड़ लग गया, उसको भी एक घूंसा लग गया। तो अमेरिका और ईरान के बीच में जो तकरार चल रहा है, भारत नहीं चाहता कि उस क्रॉस फायर में आए। हम एक निष्पक्ष रहने वाले देश हैं, हम गुट निरपेक्ष पहले कहा जाता था, नॉन अलाइंड है। हमारे लिए ईरान भी उतना प्रिय है जितना अमेरिका प्रिय है। 19-20 फर्क हो सकता है। अगर प्रिय नहीं होता भारत ईरान के, तो भारत क्यों वहाँ जाके चाबहार पोर्ट में वहाँ जाके निवेश करता? आप किसी ऐसे देश में निवेश करेंगे जिससे आपकी दुश्मनी हो। तो भारत के ईरान से रिश्ते खराब नहीं हैं, पहली बात तो ये जानने वाली है। तो अब अमेरिका और अमेरिका से तो खराब है ही नहीं, ये तो ट्रंप साहब ने अपने जो टेंट्रम्स करे उसकी वजह से सारी ये बात हुई है। अमेरिका से नहीं, ट्रंप साहब के बयानों की वजह से, ट्रंप साहब की पॉलिसीज की वजह से जो खटास आई है। अमेरिका हमारा तो नेचुरल अलाई है। तो भारत उस क्रॉस फायर में नहीं आना चाहता, पहली बात। दूसरी बात, अब जब क्रॉस फायर में नहीं आना चाहता, तो आप अगर और पैसा लगाते हैं तो ये अमेरिका को एक संदेश भेजता है कि आप ईरान के साथ खड़े हुए हैं। भारत ये संदेश नहीं भेजना चाहता, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि चाबहार में जो भारत ने पैसा लगाया था बहुत वर्ष पहले, तो ये किस लिए लगाया था कि ये हमारे लिए एक पोर्ट था, तो हमारा इससे रास्ता शॉर्ट हो जाता था। जो हम यहाँ से शिपमेंट भेजते थे, ये आपको इकोनॉमिकली, लॉजिस्टिकली आपको फ़ायदा पहुँचाता था। मेरे पास जो कैलकुलेशंस है वो कहती हैं, मैं यहाँ पर कैलकुलेशंस पूरी खोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये कुछ कॉन्फिडेंशियल भी होती है, कि भारत उस इन्वेस्टमेंट को वसूल कर चुका है। अच्छा, यानी भारत ने जो पैसा लगाया था, वो पैसा हम उसका इनडायरेक्टली मॉनेटरी रूप में फ़ायदा उठा चुके हैं। पर इसका ये मतलब नहीं फ़ायदा उठा चुके हैं तो भाई आप कहीं निवेश करते हैं तो आप चाहते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आए और लंबे वक्त तक आते रहे। पर अब क्योंकि ये सिचुएशन, दूसरा अमेरिका और भारत की, इसके पीछे एक और कहानी है। अमेरिका और भारत की ट्रेड डील, बार बार बयान आते हैं, 6-7 बार राउंड्स हो चुके हैं, हालांकि मुझे अब इस बयान पे यकीन कम होता है। पर भारतीय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कहा कि अब भारत और अमेरिका के बीच कोई स्टिकी पॉइंट नहीं बचा है। यानी कि अब ट्रंप साहब के हाथ में है, जब वो ओके करें तो ये डील ओके हो जाएगी। अब जब सब खाना पक चुका है, अब सिर्फ खाना बाकी है, क्योंकि खाएंगे कब ये तो पता नहीं, खाना बन चुका है। तो ऐसे में भारत नहीं चाहता कि ईरान को सपोर्ट करके, चाबहार पोर्ट को सपोर्ट करके वो 25% और टैरिफ भारत के ऊपर लगा दे और सारा पका पकाए खाने के ऊपर गुड़ गोबर हो जाए। ये भी एक वजह है, क्योंकि जब तक डील फाइनल नहीं होती, इसलिए भारत ने डिसाइड किया कि अब चाबहार पोर्ट पर हम कोई और फैसला नहीं करेंगे। परंतु मैं ये कहूँगा आनंद कि ये कोई, इसको आप परमानेंट स्टैंड ना मान दें। अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स में, जैसे यहाँ पर कहते हैं ना, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। यही नियम अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स पर भी लगता है, कोई परमानेंट दोस्त नहीं। तो एक मैं इसको कहूँगा कि अभी मामला होल्ड पर है। फिलहाल कोई निवेश भारत नहीं कर रहा, वहाँ से पैसा, हमारा नुकसान नहीं हुआ है। जो हमने पैसा लगाया था वो हम वसूल चुके हैं, परंतु ये नुकसान जरूर है कि हम उससे और फायदा आगे भी उठा सकते थे, वो हम आगे नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये इस पर भारत का स्टैंड है और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही अगर ये टेंशन खत्म हो जाती है, हालांकि मुझे चांस कम लग रहा है, आपको सच दिल की बात कहूँ, तो फिर भारत वहाँ पर पैसा लगा सकता है। बिल्कुल। देखिए, इसके अलावा भी भारत ने यूएन में भी सपोर्ट किया था। आप देख रहे होंगे, जब ईरान में प्रदर्शन चल रहे थे, लगभग ईरान में ऐसा पुष्टि हुई नहीं है ईरान की तरफ से, लेकिन 6000 से अधिक लोगों की वहाँ पे मौत हो चुकी है। इस प्रदर्शन को लेकर के वहाँ पर यूरोपीय जो देश है वो एक प्रस्ताव लाए थे कि ईरान के खिलाफ ऐसा करके, तो लेकिन भारत भी वहाँ पर ईरान के पक्ष में वोट किया था और प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया था, ये भी कह सकते हैं। तो ये सब मामले को लेकर के अब देखना ये होगा कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव बने हैं, जैसा शरद जी ने बताया कि जो चाबहार पोर्ट हो या फिर खामनेई साहब का बयान हो, ट्रंप का बयान हो, आप सुने होंगे। तो ये जो जितने भी मामले चल रहे हैं, आने वाले समय में जैसे भी अपडेट आते रहेंगे, लगातार हम लोग आपको पहुंचाते रहेंगे। सर जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।